नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमें दिखती तो नहीं पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये वो वादे हैं, वो भरोसा है जिस पर हमारे कॉमर्स की पूरी इमारत खड़ी है। कभी सोचा है, कागज का एक मामूली सा टुकड़ा मतलब एक चेक, उसमें हजारों लाखों रुपए की ताकत कहां से आ जाती है? बस स्याही तो है उस पर। यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है जिसे कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस सफर पर हमारा रास्ता कैसा होगा? सबसे पहले हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया को समझेंगे, फिर इनके अलग अलग टाइप्स को पहचानेंगे। इसके बाद इसमें शामिल मुख्य किरदारों से मिलेंगे, जानेंगे कि इस खेल के नियम क्या हैं, और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब हमारी जिंदगी के लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, ये जो कागज़ के टुकड़े हैं ना, जिन्हें हम चेक या बिल कहते हैं, ये असल में एक बहुत पावरफुल फैमिली का हिस्सा है। इनका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये सदियों से हमारे ट्रेड और कॉमर्स के वो छिपे हुए इंजन हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये एक साइंड डॉक्यूमेंट है, एक लिखित वादा जिसमें कोई शर्त नहीं होती कि भाई एक तय इंसान को एक तय रकम दी जाएगी। अब इसमें जो असली जादू है ना, वो है निगोशिएबल शब्द में, जिसका मतलब है ट्रांसफरेबल। मतलब इसे एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जा सकता है। सोचिए, किसी ने आपको 100 रुपए का चेक दिया और आपने वही चेक आगे किसी और को दे दिया कुछ खरीदने के लिए। बस यही है इसकी ताकत। अच्छा, तो अब हम बेसिक्स तो समझ गए। तो चलिए अब एक बायोलॉजिस्ट की तरह काम करते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग प्रजातियों को पहचानते हैं। हैं तो ये सब एक ही फैमिली के, लेकिन सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी इस बात पर है कि पैसा मिलेगा किसे। एक होता है बेरर इंस्ट्रूमेंट। यह समझ लीजिए बिल्कुल कैश की तरह है, जिसके हाथ में है पैसा उसका, वो जाकर पेमेंट ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इसमें पैसा एक खास इंसान को ही मिलता है जिसका नाम लिखा हो। जाहिर है ये ज्यादा सेफ है, पर मजे की बात देखिए, अगर उस खास इंसान ने चेक के पीछे सिर्फ अपना साइन कर दिया, जिसे एंडोर्समेंट कहते हैं, तो वही चेक अब बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अब अगली कैटेगरी है ज्योग्राफी के आधार पर। एक होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इंडिया में ही बना और जिसका पेमेंट भी इंडिया में ही होना है। सिंपल। और जो भी इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता वो बन जाता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब इनमें फर्क क्या है? मेन फर्क लीगल है। अगर कोई फॉरेन बिल डिसऑनर हो जाए, मतलब बाउंस हो जाए, तो उसके लिए नियम कानून अक्सर ज्यादा सख्त होते हैं। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट्स इस बात पर भी अलग होते हैं कि पेमेंट मिलेगा कब। एक है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जैसा नाम वैसा काम। जब आप इसे लेकर जाएंगे, पेमेंट की डिमांड करेंगे, तभी पैसा मिलेगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा चेक। आप बैंक ले गए और उन्होंने पैसे दे दिए। दूसरी तरफ है टाइम इंस्ट्रूमेंट, जिसका पेमेंट एक तय समय के बाद ही होता है। चलिए अब कुछ और अजीब प्रजातियों से मिलते हैं। एक होता है एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट। ये वो है जिसे इतनी खराब ड्राफ्टिंग के साथ बनाया गया है, मतलब इतना कंफ्यूजिंग है कि ये समझना ही मुश्किल है कि ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज। और जानते हैं मजेदार बात क्या है? कानून कहता है कि जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है वो खुद तय कर सकता है कि इसे क्या मानना है। पावर देखिए। और यहीं पर एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। मान लीजिए अमाउंट को नंबर्स में और वर्ड्स में अलग अलग लिख दिया गया है, तो कौन सा सही माना जाएगा? कानून कहता है जो शब्दों में लिखा है वही फाइनल होगा। ये छोटी सी बात बड़ी बड़ी लीगल कंफ्यूजन से बचा लेती है। फिर आता है इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट। इन शॉर्ट मतलब अधूरा। इसे आप एक ब्लैंक चेक की तरह समझ सकते हैं। साइन भी है, स्टैम्प भी है, पर कुछ डिटेल्स जैसे अमाउंट या किसे देना है वो खाली छोड़ दिया गया है। अब ये सुविधा के लिए तो बहुत अच्छा है, भरोसे का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है। और यहीं पर बात बहुत जरूरी हो जाती है। जब कोई ऐसे अधूरे इंस्ट्रूमेंट पर साइन करता है, तो वो कानूनी तौर पे सामने वाले को ये अधिकार दे रहा है कि वो इसे पूरा कर ले। मतलब साइन करने वाला उस अमाउंट के लिए जिम्मेदार होगा जो बाद में भरा जाएगा, बशर्ते वो स्टैम्प की लिमिट के अंदर हो। सोचिए, ये भरोसे का कितना बड़ा लेवल है। ठीक है, तो अब हम इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स तो जान गए। अब वक्त है इस फाइनेंशियल ड्रामा के किरदारों से मिलने का। हर ट्रांजैक्शन में एक पूरी कास्ट होती है और हर एक का अपना एक खास रोल होता है।
मोटे तौर पर ये काम ऐसे करता है। एक इंसान, जिसे ड्रॉवर कहते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बनाता है। वो दूसरे पक्ष यानी ड्रॉवी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो तीसरे पक्ष यानी पेई को पेमेंट कर दे। बस ये 3 स्टेप का प्रोसेस इन सारे किरदारों को एक साथ ले आता है। तो सबसे पहला किरदार है ड्रॉअर। ये वो है जो पूरी कहानी शुरू करता है। जैसे जब कोई बिजनेस वाला अपने सप्लायर को चेक देता है, तो वो बिजनेस वाला ही ड्रॉअर है। वो अपने बैंक को पेमेंट का ऑर्डर दे रहा है। एक तरह से इस फाइनेंशियल ड्रामा का राइटर और डायरेक्टर यही है। अगला है ड्रॉवी। ये वो पार्टी है जिसे पेमेंट करने का ऑर्डर दिया गया है। अब अगर हम चेक की बात करें तो ड्रॉई हमेशा बैंक ही होता है। बैंक यहाँ एक ट्रस्टेड मिडिलमैन की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि ड्रॉयर के अकाउंट में पैसे हैं और पेमेंट सेफली हो जाए। और फिर आता है हमारा पेई। ये वो लकी पर्सन या कंपनी है जिसे आखिरकार पैसा मिलना है। इंस्ट्रूमेंट में इन्हीं का नाम होता है। पूरे ट्रांजैक्शन का असली मकसद तो यही है। और आखिर में एक और किरदार है होल्डर, जो कहानी में एक ट्विस्ट ला सकता है। देखिए, होल्डर हो सकता है कि वो ओरिजिनल पेई ही हो या कोई और भी हो सकता है। अगर पेई ने वो चेक किसी और को दे दिया तो अब वो दूसरा इंसान होल्डर बन गया और पैसे लेने का कानूनी हक अब उसके पास है। चलिए, तो हमने प्रजातियां देख लीं, किरदारों से भी मिल लिए। अब वक्त है इस खेल के नियम समझने का, क्योंकि हर कोई इन फाइनेंशियल प्रॉमिसेस का हिस्सा नहीं बन सकता। कानून में एक कॉन्सेप्ट होता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है। तो जनरल रूल तो ये है कि कोई भी जो लीगल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो इसका पार्टी बन सकता है। लेकिन कुछ ग्रुप्स के लिए खास नियम हैं, जैसे कि माइनर्स मतलब नाबालिग, या फिर कॉर्पोरेशंस, एजेंट्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। इन सब के लिए कुछ शर्तें या लिमिट्स होती हैं। और ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से दिखाता है कि ये नियम कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खासकर एजेंट्स के लिए। एक एजेंट किस तरह साइन करता है, इससे ज़मीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। अगर वो सिर्फ लिखता है ए मैनेजर, तो वो खुद पर्सनली जिम्मेदार हो जाएगा पेमेंट के लिए। लेकिन अगर वो लिखता है फॉर एबीसी लिमिटेड, तो जिम्मेदारी कंपनी की होगी। सोचिए, सिर्फ 2-3 शब्दों का हेर फेर किसी को पर्सनल फाइनेंशियल डिजास्टर से बचा सकता है। तो हमने डेफिनेशन से लेकर टाइप्स, कैरेक्टर्स और रूल्स तक काफी कुछ समझ लिया है। तो अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हमारी फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए इतना मैटर क्यों करता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो खुफिया सी दुनिया है ना, ये असल में हमारे मॉडर्न कॉमर्स की नींव है, उसकी बुनियाद है। एक छोटे से चेक से लेकर बड़ी बड़े इंटरनेशनल ट्रेड तक सब कुछ इसी सिस्टम पर टिका है। और ये सिस्टम है ट्रांसफरेबल ट्रस्ट का, यानी एक ऐसा भरोसा जिसे एक से दूसरे को पास किया जा सकता है। इसी के वजह से हम उन लोगों के साथ भी बिजनेस कर पाते हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते तक नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पेमेंट का ये वादा कानूनी तौर पर मजबूत है। और मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा, जो हमें वापस इंशुएट इंस्ट्रूमेंट यानी उस अधूरे कागज पर ले जाता है। सोचिए, एक साइंड और स्टैम्प्ड पर बाकी खाली कागज। क्या ये एक मौका है, एक फ्लेक्सिबल टूल है जिससे फटाफट लेन देन हो सके, या फिर ये एक डिजास्टर का रेसिपी है, धोखाधड़ी और बर्बादी का? देखिए, इसका जवाब भरोसे और रिस्क के बीच के बैलेंस में छिपा है। और यही बैलेंस हमारी पूरी कमर्शियल दुनिया की बुनियाद है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।